Good evening to all of you. Today we will going to discuss कर्मधारय समास, that is समानाधिकरण तत्पुरुष समास. तो ये समास तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है. उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियाँ समान होती है, इसीलिए उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास बोलते हैं. तो पूर्व पद के नेचर के अनुसार उसके कर्मधारय, प्रादि, नय और द्विगु ऐसे उपभेद होते हैं. तो पूर्व पद कौन सा है उसके आधार पर कर्मधारय के भी बहुत से भेद बताए हैं. प्रादि में उपसर्ग ये पूर्व पद रहेगा. नए तत्पुरुष समास में नकाराधिकार, नए सिंबल यानी न से शुरू होने वाला, और द्विगु में संख्यावाचक. तो ये थोड़ा समझने में एज कंपेयर टू विभक्ति तत्पुरुष समास इजी है. कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद के नेचर के अनुसार जो विभिन्न प्रकार बताए हैं वो थोड़ा सा देखिए. विशेषण पूर्व पद, इसमें विशेषण पूर्व पद रहता है और उत्तर पद उसका नाम पद रहता है. विशेषण उभय पद, दोनों भी पद विशेषणवाचक शब्द रहते हैं. उपमान पूर्व पद उपमानवाचक शब्द रहता है. उपमा उत्तर पद में उपमेयवाचक शब्द रहता है. उसके बाद जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मध्यम पदलोपी यानी मध्यम पद का लोप जहाँ होता है, अवधारण यानी उपमेय और उपमान में कुछ फर्क नहीं रहता, यानी यही मीन्स ये, यहाँ की कोई तुलना या कोई दूसरा नहीं होता, उसको अवधारण पूर्व पद कहते हैं. संभावना पूर्व पद में पूर्व पद व्यक्तिवाचक पद रहेगा और उत्तर पद उसकी जातिवाचक शब्द रहेगा. मयूर व संख्यादि ये अनियमित फॉर्म रहता है. तो उसमें जो पहले जो तीन बताए हैं वो तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और संहिता में उनके एग्जाम्पल्स और मध्यम पदलोपी के एग्जाम्पल्स ज़्यादा रहते हैं. तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. विशेषण पूर्व पद, इसमें वो पूर्व पद विशेषणवाचक शब्द रहेगा, उत्तर पद नाम पद रहेगा. तो नाम और विशेषण ऐसा जो पद हमें दिखाई देगा, तो उसमें विशेषणवाचक शब्द अगर पूर्व पद में रहता है तो वो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास ऐसा रहता है. उसका विग्रह करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब रहेगा तो असौ ये विग्रह वाक्य में सर्वनाम आना चाहिए, और अगर नपुंसकलिंग रहेगा तो तत् ऐसा सर्वनाम यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कृष्ण सर्पहा, कृष्ण चह असो सर्पहा च, प्रियलता, रमणीया भार्या, श्वेतवस्त्रम, नीलोत्पलम, महाराज, महान च असो राजा च. इसमें असो और तत् ये सर्वनाम वाचक शब्द इम्पोर्टेंट है. तो ये समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा. विशेषणवाचक शब्द और उसका विशेष्य, ऐसा ये समास रहता है. तो ये समास समझने में लिए थोड़ा इजी है. तो हमारे संहिता में जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें से थोड़े एग्जाम्पल्स यहाँ दिखाई देते हैं. दीर्घायु, दीर्घम आयु, मधुर रसहा, मधुर रसः, दीर्घ मूलानि, दीर्घाणि मूलानि, रुद्धम मूत्रम, मूढ़ गर्भः, मूढ़ः गर्भः. सभी दोनों की विभक्तियाँ एक ही रहती है. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. तो ये संहिता में उदाहरण पाए जाते हैं. उसके बाद विशेषण उभय पद, दोनों पद भी विशेषण पद रहेंगे, इसमें नाम पद नहीं रहेगा. तो नाम पद अगर आ जाएगा उत्तर पद में तो विशेषण पूर्व पद रहेगा. दोनों ही विशेषणवाचक शब्द रहेंगे तो वो
विशेषण उभय पद रहेगा। इसमें मोस्टली गुणवाचक शब्द जो है हमारे संहिता में, वो गुणवाचक शब्द अगर समस्त पद में रहेंगे तो ये विशेषण उभय पद समास हो जाएगा। जैसे कि शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, शुक्ल कृष्णः, शुक्लः च कृष्णः च, राजः, राजर्षि, महर्षि, ये शब्द इसमें आ सकते हैं। राजा भी है, ऋषि भी है, महान भी है, ऋषि भी है, ऐसे दोनों विशेषणवाचक शब्द हैं। उसके बाद उपमान पूर्वपद, पूर्वपद उपमानवाचक शब्द रहता है। पर्टिकुलरली उसमें जो वस्तु है उसकी तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो इसमें मेघश्याम, घनश्याम, छायाचपलः, फेनधवलः, चंद्रमुखम, ऐसे शब्द आ सकते हैं। यानी इसमें कंपैरिजन है और कंपैरिजन उस वस्तु का उस वर्ण से या गुण से किया जाता है, तो उसको उपमान पूर्वपद ऐसे बताया गया है। तो इसमें समझने के लिए एक अच्छा इसमें रहेगा, जैसा वर्ण या गुण है उसके समान जो वस्तु है उस वस्तु का नाम या उस व्यक्ति का नाम ऐसा इसमें रहेगा। जैसे कि मेघश्याम, मेघ यानी बादल, और उसका जो काला रंग है वैसा दिखने वाला व्यक्ति, जैसे कि श्याम। घन, घन ये बादल का ही पर्यायवाचक नाम है। फेन, फेन यानी फोम, फेम जैसा फोम सफ़ेद रहता है वैसा सफ़ेद, ऐसा कंपैरिजन रहेगा।